एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात तो ये कि मेंडल ने अपना वर्क, मेंडल वो पहला इंसान था जिसने बायोलॉजी के अंदर मैथ को घुसाया और पहली बार इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उसने दिया। और ये बात है 1865 की कि मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। लेकिन बहुत वक्त तक उसका काम किसी को नज़र नहीं आया। उसका काम नज़र में आया, रिकॉग्नाइज हुआ 1900 में। रीज़न क्या था? कहने का मतलब ये है कि मेंडल जो था वो बहुत तेज़ था, ठीक है। उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देने को तो दे दिया, लेकिन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लोगों तक पहुंचने में वक्त लगा। क्यों वक्त लगा? उसके 3 ख़ास रीज़न थे। पहला ये कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन बहुत कम था, आसानी से नहीं हो रहा था, इसीलिए उसका काम पब्लिश होने में वक्त लगा। वही चीज़ है कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। अभी जैसा कम्युनिकेशन है कि हर 1 मिनट का हम लोग सेल्फी लेते हैं, अपलोड करते हैं, ट्विटर करते हैं, फलां ढेका। मतलब अभी के टाइम पे जितना फास्ट कम्युनिकेशन हो गया है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगता है यहाँ का बात वहाँ करने में। लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल था, बहुत बहुत मुश्किल से होता था। तो वही है कि इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश, ठीक है। दूसरा रीज़न ये था कि हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, उसका जो जीन का जो कॉन्सेप्ट था या फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट था, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। फैक्टर जीन्स जो होते हैं वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है डेट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड ऑफ द पेयर ऑफ एलील विच डिड नॉट ब्लेंड। उसका जो काम था, यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन का जो आइडिया था, वो एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट था जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा था ट्रेड को, एक्सप्रेस ऑफ द ट्रेड और पेयर ऑफ एलील को मैच नहीं, ब्लेंड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ईच अदर, कहने का मतलब ये हुआ कि जीन जो कि एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है और एलील, ये दोनों बातें मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। और वाज नॉट एक्सेप्टेड हिज, उसके जो साथ में जो भी लोग उस वक्त, मतलब एक तरफ मेंडल था और उसके साथ में और भी लोग काम करते होंगे, तो मेंडल की बातें उन लोगों के पल्ले पढ़ नहीं रही थी। एक ये रीज़न था। तीसरा ये कि मैथ को पहली बार बायोलॉजी में ऐड किया था इसने, जो कि टोटली अनयूनिक, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक आइडिया था जिसको लोगों ने जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली ये हुआ कि मेंडल का जो वर्क था सजेस्टेड दैट फैक्टर्स आर डिस्क्रीट यूनिट, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। मतलब कहने का मतलब ये था कि मेंडल जो भी बातें कर रहा था सब के सब हाइपोथेटिकल तौर पे लोगों को लग रहा था, क्योंकि जीन है, डीएनए है, फैक्टर है, ये सब चीज़ अब दिखा नहीं सकते ना। मेंडल दिखाता कैसे है वो चीज़, ये बात समझ रहा है, लेकिन वो लोगों को कैसे बताए कि ये चीज़ वो समझ रहा है। तो ये 3 रीज़न थे। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा कि मैथमेटिक्स आया था, तीसरा ये कि जीन और फैक्टर। जीन जो कि होता है ये फिज़िकली वो दिखा नहीं पा रहा था, एलील के बारे में वो समझा नहीं पा रहा था लोगों को, जिसकी वजह से बहुत वक्त लग गया, ठीक है। फाइनली जब होता है ना कि बोलते हैं ना कि हर किसी का वक्त आता है, तो 1900 में इसका भी वक्त आया, लेकिन अब तक मेंडल जी ऊपर जा चुके थे। 3 साइंटिस्ट है जिसका नाम कॉरेंस, टेशमार्क और डिवेरिस, ये तीनों ने अलग अलग मेंडल के काम के ऊपर फिर से काम स्टार्ट किया, यानी कि रीडिस्कवरी किया, इनहेरिटेंस कैरेक्टर को फिर से समझने की कोशिश की। और इन तीनों को बहुत हद तक मदद इसलिए मिला क्योंकि अभी हमारे पास, इन लोगों के पास माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट आ चुका था। ये लोग सेल डिवीज़न के बारे में जानते थे, इन लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में अब तक समझ लिया था, साथ ही साथ ये न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड करता है, सेल डिवीज़न किस तरह से होता है, ये इन लोग को पता था। क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट इनके पास आ चुका था। कलर बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं वो इन लोगों को पता था। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि इन लोगों के पास था, जिसकी वजह से अब मेंडल ने जो बातें उस वक्त समझ के बोली थी, जैसे मेंडल को आप आइंस्टीन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आइंस्टीन जो बात फिजिक्स के बारे में उस वक्त बोलता था लोगों को समझ में नहीं आती थी, इसलिए लोग समझते थे कि वो पागल है। बात ये नहीं था। जब आप किसी इंसान के लेवल में आकर के नहीं सोच पाते तो आप उसको बोल देते हैं कि वो पागल है, या बोल देते हैं कि नहीं ये ऐब नॉर्मल है। अरे भाई, वो ऐब नॉर्मल नहीं है, वो आपसे ज़्यादा बेहतर है।
आप वहाँ तक नहीं सोच पा रहे हैं। सेम वही चीज़ मेंडल के साथ हुआ। मेंडल बहुत तेज़ था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर सकता था, हर चीज़ों को। सोचिए उस ज़माने में 1865 में उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, कितना कितना डीप उसका थिंकिंग था। लेकिन उस वक्त के लोगों ने ये बात को नहीं समझा, वो लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए क्योंकि मेंडल जो बातें बोल रहा था वो उसको दिखा नहीं सकता था, फिजिकली वो चीज़ प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए मेंडल की बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को लगता था कि मेंडल जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अब बाई 1920 में द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस हैड बीन वर्कड आउट। 1902 में देखो, 1865 में मेंडल आया, उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, 1900 में वो मर गया, 1900 में वो मर गया। अब 1900 में 3 वैज्ञानिक आए, 3 साइंटिस्ट आए, डिवेरी आया, देशमार्क आया और एक और आया, ठीक है। ये तीनों ने मेंडल के लॉ पे फिर से काम किया। इन तीनों को हेल्प मिला क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें वजूद में आ चुकी थी। अब 1902 की बात है कि जो क्रोमोसोम का मूवमेंट किस तरह से होता है म्यूसिस में, ये बात में लोगों को समझ में आ गई थी, ठीक है। उसके बाद में शर्टन एंड बोवेरी 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम जो था वो पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ जीन के, ये बात समझ लिया था और एक्सप्लेन किया था मेंडल लॉ को। यानी कि मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है जीन के मूवमेंट के पैरेलल होता है, ये बात उन लोगों ने बता दिया लोगों को। अब जाके रिकॉल डैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस, यानी कि म्यूसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है एग्जैक्टली वही बिहेवियर जीन का भी होता है। तो ये बात अब लोगों को समझ में आ रही थी। रिडक्शन डिवीज़न यानी कि माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीज़न म्यूसिस के बारे में लोगों को आइडिया हो गया था। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर डैट क्रोमोसोम एज वेल एज द जीन अकर इन द पेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्रोमोसोम हो चाहे जीन हो, दोनों के दोनों पेयर में होते हैं। और इसके अलावा द टू एलील ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइड और होमोलोगस क्रोमोसोम। साथ ही साथ दो एलील जो होते हैं जीन के वो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, ये बात भी लोगों को समझ में आ गया था। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, जीवन है G2, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेल जर्म सेल में किस तरह से जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। डिफरेंसेस जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि ये हमारा जीन और क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस है। पहला, ये दोनों ही पेयर में होता है, सॉरी डिफरेंस नहीं है, कॉमन चीज़ है, दोनों ही पेयर में होता है, सेग्रीगेट होता है दोनों ही, इंडिपेंडेंट पेयर इसमें बनता है जबकि इसमें नहीं बनता है, ठीक है। वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट। इसके अलावा ये एनाफेज के बारे में दिया हुआ है। आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि शॉर्टन एंड बोवेरी ने जो काम किया था जिसकी वजह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया, ठीक है, ये उन लोगों ने दिया था। इसके ऊपर ड्रोसोफिला मेलागैस्टर के ऊपर उन लोगों ने वर्क किया था। ये है ड्रोसोफिला, इसकी मेल और फीमेल है। दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।